हेलो बच्चों, मैं विनय कुमार आज आप लोगों के सामने चैप्टर 1 का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आया हूँ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, इसमें आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था ये एप्लीकेशन नंबर 1, ठीक है, और 2 बताया था। ठीक है, आज उसका एप्लीकेशन नंबर 3 होगा। ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्फेयर के बारे में। ठीक है, तो आज का हेडिंग आप लोग लिख लीजिए, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेयर। ठीक है, तो इसके पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज वायर, पहला एप्लीकेशन में, और सेकेंड एप्लीकेशन मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज। और आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेयर। तो सबसे पहले आप लोग जो है स्फेयर के बारे में कुछ जान लीजिए। ठीक है, तो इसमें जो है आप लोग याद रखेंगे, स्फेयर को हम लोग जो है 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 2 कैटेगरी में। पहला कैटेगरी में हम लोग पढ़ते हैं होलो के बारे में, होलो स्फेयर, या इसी को बोलते हैं थीन सेल, थीन सेल। सेकेंड कैटेगरी में हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड स्फेयर के बारे में, सॉलिड स्फेयर यानी कि ठोस। ठीक है, होलो स्फेयर यानी कि थीन सेल, ये खोखला होता है, जैसे प्लास्टिक का बॉल हो गया, है ना, अंदर से कुछ नहीं है, सिर्फ बाहर में एक लेयर बना हुआ है, सिर्फ बाहर से एक लेयर है, अंदर से खोखला। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं होलो स्फेयर या थीन सेल भी कहते हैं। और एक सॉलिड स्फेयर हो गया। सॉलिड स्फेयर का मतलब हो गया कि अंदर भी पूरा उसका भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ। ठीक है, जैसे कांच का बॉल आप लोग खेलते होंगे गोली, है ना, वैसा कांच का बॉल या ड्यूज बॉल, है ना, वो सब कहलाता है सॉलिड स्फेयर। ठीक है, तो आज हम लोग जो है दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और होलो स्फेयर में जो है इसमें 2 कैटेगरी आता है। ठीक है, एक तो होता है कंडक्टिंग, कंडक्टिंग, और दूसरा होता है नॉन कंडक्टिंग, दूसरा हो जाएगा नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, यहां भी इस केस में भी 2 कैटेगरी इसका हो जाएगा, है ना। पहला होगा कंडक्टिंग और दूसरा होगा नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग। तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो एनसीईआरटी के सिलेबस में जो है आपको ये पढ़ना है, ये पढ़ना है और ये पढ़ना है। ठीक है, ये नहीं पढ़ना है ना। इस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछता है आईआईटी में या कंपटीशन में, अदर कंपटीशन एग्जाम में ये सब पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक ना, आप लोग के एनसीईआरटी सिलेबस में या कहिए बोर्ड एग्जाम के सिलेबस में, है ना, बोर्ड का सिलेबस, उसमें सिर्फ यही दोनों आता है, ये तीनों। ठीक है, तो आज जो है हम लोग इन तीनों के बारे में पहले पढ़ेंगे, है ना, ये 2 ठो और ये 1 ठो, ये। ठीक है, और इसका क्लास हम लोग लास्ट में ये कल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इसका क्लास। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, है ना। हाँ, इसमें एक खास बात और ध्यान रखना है आप लोग को कि कंडक्टिंग होलोस्फेयर हो गया या नॉन कंडक्टिंग होलोस्फेयर हो गया या कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर हो गया, है ना, इन तीनों का प्रॉपर्टीज लगभग सेम होता है। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब है कि अगर हम एक के बारे में पढ़ लेंगे तो वही प्रॉपर्टी तीनों के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उसको आप लोग नोट कर सकते हैं।
यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिएगा अलग से, ऑल कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग holospheric and conducting solid sphere have same properties, इन तीनों का प्रॉपर्टी जो है लगभग सेम होता है ना। और खास बात ये है तीनों में कि अगर इस पे आप अगर चार्ज प्रोवाइड करोगे, इसमें अगर चार्ज आप देते हो, है ना, चार्ज अगर देते हो तो वो चार्ज जो है उसके अंदर नहीं रहता है ना, उसके सरफेस पे आ जाता है। ठीक है, जैसे कि ये हो गया आपका एक होलोस्फेयर। ठीक है, तो अगर इसमें हम चार्ज को सप्लाई करेंगे ना, है ना, तो इसका सारा चार्ज जो है अंदर नहीं रहेगा, है ना, वो सारा चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। ठीक है, वही बात आपका कंडक्टिंग होलोस्फेयर में होगा, नॉन कंडक्टिंग होलोस्फेयर में हो गया, या कंडक्टिंग सोलिडोस्फेयर में होगा, है ना। ये तीनों है ना सेम हो जाएगा सर, इसलिए हमने लिखा है ना, कि दे हैव सेम प्रॉपर्टीज। ठीक है, याद रहेगा बात। चलिए यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे इसके बाद लिख दीजिएगा आप लोग, है ना, चार्ज resides on the surface of a sphere। चार्ज कहाँ पे चला जाएगा, तो सरफेस ऑफ द स्फीयर। ठीक ना, सारे सरफेस पे चार्ज आ जाएंगे, अंदर में कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा दूं। चलिए, तो अभी हम लोग जो है पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज होलोस्फेयर का। ठीक है, पहले होलोस्फेयर का पढ़ेंगे, और जो होलोस्फेयर का होगा वही हो जाएगा सॉलिड के लिए भी हो जाएगा, और वही हो जाएगा आपका नॉन कंडक्टिंग के लिए भी। पहला 3 केस मैंने बताया था। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड होलोस्फेयर, अब देखो बच्चों, इसमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए जो है 3 केस आता है। ठीक है, 3 केस आप लोग से पूछेगा, जैसे कि उसमें एक कह देगा कि एक होलोस्फेयर है। ठीक है, होलोस्फेयर जिसका रेडियस दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए रेडियस r। ठीक है, और इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, है ना, मान लीजिए इसके सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है सभी जगह, और ये डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा यूनिफॉर्मली होगा। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सब जगह यहाँ पर दिया हुआ। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मैंने आपको बताया था कि सभी जगह चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो बराबर होगा, कहीं पे ज़्यादा या कहीं पे कम नहीं। ठीक है, इस चार्ज का वैल्यू दिया रहेगा, है ना, मान लीजिए Q, इस पूरे चार्ज का वैल्यू Q हो गया। अब आपसे पूछेगा कि इस स्फीयर के कारण, है ना, इस पूरे चार्ज के कारण बाहर के किसी पॉइंट पे, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा।
पहला क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे बाहर के किसी पॉइंट पे, ठीक है। स्फीयर यहाँ है ना, सेंटर ये हो गया और उसका सरफेस यहाँ है, और उसके बाहरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये आपसे पूछेगा। एक पूछता है कि इसके अंदर फील्ड कितना होगा, अंदर में इनसाइड पॉइंट पे, यहाँ 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 कहीं भी पूछ सकता है, ठीक है। वो दूसरा केस हो गया। तीसरा केस में आता है उसके सरफेस पे, उसके सरफेस पे फील्ड कितना होगा, सरफेस मतलब यहाँ 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 पे कितना, ठीक है। तो इस पे 3 क्वेश्चन अराइज होता है, 3 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ना। बात समझ गए? आउटसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर और एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर, ठीक है। सरफेस के पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे कितना फील्ड होगा, ये 3 तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो हम लोग पहला देखते हैं नंबर 1 में एट आउटसाइड पॉइंट, एट आउटसाइड पॉइंट। पहला देखेंगे आउटसाइड पॉइंट पे, है ना, यानी कि अंदर नहीं, हम लोग को बाहर देखना है, ठीक है। चलिए इसमें बाहरी पॉइंट मतलब सपोज करो कि हमको यहाँ का फील्ड निकालना है, ठीक है, एक बाहरी पॉइंट पे फील्ड निकालना है। इस पॉइंट का डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं यहाँ से r। याद रखिएगा डिस्टेंस कहाँ से मानना है, तो स्फीयर के सेंटर से मानना है। और ध्यान रखिएगा डिस्टेंस को मैंने क्या माना है, ये स्मॉल r, और ये कैपिटल R क्या है, तो स्फीयर का रेडियस है, ठीक है, और ये उसका हो गया डिस्टेंस। तो यहाँ का फील्ड कितना होगा वो मुझे फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है बात? चलिए तो देखिए सबसे पहला काम हम लोग यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, जैसा मैंने आप लोग को ये लास्ट के लेक्चर में मैंने समझाया था, ठीक है। तो यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, और वो गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए, तो मैंने बताया था कि चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके अराउंड सिमेट्री होना चाहिए। सिमेट्री मतलब हर तरफ से एक सर जैसा लगे देखने में, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि ये स्फेरिकल ना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक स्फेयर ही ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये हो गया एक स्फेयर ऐसा, ये हम एक ड्रॉ कर देंगे स्फेयर, ठीक है, ये स्फेयर। और आप लोग देख सकते हो ये जो स्फेयर मैंने ड्रॉ किया है ना, उसका सेंटर वही है जो इसका था, है ना, सेंटर तो वही रह गया, है ना, लेकिन इसका रेडियस जो है ये हो गया स्मॉल r, ठीक है। और ये सरफेस जो है वो कहलाएगा गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो ये गॉसियन सरफेस जो है वो किस शेप का हो गया, तो स्फेरिकल शेप का हो गया। ये कैसा है, तो स्फेरिकल है, स्फेरिकल, ठीक है। और इसका रेडियस कितना है, तो इसका रेडियस हो गया, रेडियस है स्मॉल r, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैंने ड्रॉ कर दिया स्फेरिकल सरफेस, ये स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ कर दिया जिसका रेडियस हो गया r, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहां तक आप लोग नोट कर सकते हैं उसको। चलिए नोट कर लिया आप लोग। हाँ देखिए इसमें एक बात समझ लीजिएगा, ये सिर्फ इसका पहला केस में ही जो है आप लोग को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा या लंबा चलेगा, है ना, लेकिन जब इसको आप कर लोगे ना तो बाकी का सेकेंड और थर्ड केस जो है बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। हाँ एक बात यहाँ ये देख लिया, पॉइंट कहाँ पर मैंने लिया, तो एट आउटसाइड पॉइंट, पॉइंट आपका कहाँ पे है, बाहर पॉइंट है, आउटसाइड पे है, ये पी पॉइंट है। जाहिर सी बात है कि जब पॉइंट आपका आउटसाइड रहेगा तो ये आर बड़ा हो जाएगा, ये आर छोटा हो जाएगा, है ना। तो आप यहाँ लिख सकते हैं इस तरह से, ये ठीक है, ये आपको समझने के लिए हो गया। तो अब देखिए चार्ज मेरे पास दिया हुआ है ना, पॉइंट भी मुझे पता है, ठीक है, और मुझे फाइंड करना इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर जो है हम लोग अप्लाई कर देंगे गॉस लॉ, ठीक है। तो गॉस लॉ को अप्लाई करने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक स्मॉल एरिया कंसिडर करेंगे, ठीक है, और वो स्मॉल एरिया कहाँ पे होना चाहिए, तो गॉसियन सरफेस पे होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस पी पॉइंट के पास, है ना, हम लोग एक स्मॉल एरिया कंसिडर कर लेंगे, ये स्मॉल एरिया,
यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, अब सोचिए ये स्मॉल एरिया का वैल्यू कितना होगा, तो उसको आप मान लो डीएस मान लेते हैं स्मॉल एरिया का वैल्यू, ठीक ना। और इसका डायरेक्शन जो होगा वो आउटवर्ड होगा, क्योंकि 90 डिग्री पे होता है ना, तो ये हो जाएगा आउटवर्ड इस तरह से। ठीक है, अच्छा, और इस पॉजिटिव चार्ज का जो फील्ड बनेगा वो भी आउटवर्ड ही होगा, याद रखिएगा, ठीक ना। इसका जो फील्ड होता है वो कहलाता है रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं इस नाम को, रेडियली आउटवर्ड, यानी कि रेडियस के अलोंग होगा और हमेशा बाहर की तरफ होगा। जैसे कि सपोज करो ये आपका स्फीयर है ना, तो यहाँ का फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, तो रेडियली आउटवर्ड ऐसे होगा। यहाँ का फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, तो रेडियली आउटवर्ड ऐसे होगा। यहाँ का फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, तो ये होगा रेडियली आउटवर्ड ऐसे, ठीक ना। यहाँ का फील्ड किधर होगा, तो हमेशा रेडियली आउटवर्ड होता है ना। तो इस चार्ज का जो फील्ड होगा यहाँ पे वो भी हो जाएगा रेडियली आउटवर्ड, है ना, यानी कि बाहर की तरफ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, वो आउटवर्ड हो गया। तो आउटवर्ड हो गया तो आपका आप समझ सकते हो यहाँ पे एंगल कितना बन गया, पैरेलल में 0 डिग्री बन गया, है ना। तो एंगल हो गया थीटा बराबर 0 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रही बात। चलिए आगे आगे सब इजी हो जाएगा। देखिए इस बात को आप लोग लिख सकते हैं, नोट कर ले सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम लोग यहां पर अप्लाई करेंगे गॉस लॉ। ठीक है, अप्लाइंग गॉस लॉ। ठीक है, गॉस लॉ में आप लोग को बताया गया है टोटल फ्लक्स का वैल्यू क्यू नेट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। अब यहां पे देखना है फ्लक्स के लिए, तो फ्लक्स यहां पर क्या है, तो इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल फ्लक्स, है ना, या कह सकते हैं E इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू नेट कितना है, तो देख क्यू नेट का मतलब क्या होता है, अंदर का चार्ज, है ना, यानी कि गॉसियन सरफेस के अंदर का टोटल चार्ज। और वो कितना माना है मैंने, तो क्यू माना है, तो वो हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलिए यहां पे ई देखिए, यहां पे अब समझो ई यहां पे जो है कांस्टेंट है ना। हमने बताया था पिछले फिगर में, है ना, कि यहाँ का फील्ड किधर होगा, तो आउटवर्ड, यहाँ का फील्ड किधर होगा, आउटवर्ड, हमेशा वो आउटवर्ड ही होगा, है ना, और उसका वैल्यू चेंज कभी नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ई को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो ई बाकी बच गया इंटीग्रेशन ऑफ डी एस आई इंटू कॉस कितना है 0 डिग्री, ये आपका हो गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो ये आपका आ गया यहाँ से ई इंटू डी एस का इंटीग्रेशन क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखना है डीएस, है ना, डीएस से क्या था, तो डीएस था स्मॉल एरिया, छोटा सा एरिया था, और उसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो, मतलब बड़ा कर रहे हो, तो ये पूरा आ जाएगा एरिया, ये पूरा बड़ा एरिया आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा इस पूरे का सरफेस एरिया, पूरे का। ठीक है, और पूरे का आप लोग जानते हो चूंकि स्फेरिकल ना है, स्फेरिकल है, और उसका सरफेस एरिया होता है 4 पाई इसका आर स्क्वायर। इसका आर कौन सा है, ये वाला या ये वाला, तो ये है ना। हम लोग को लेना है गॉसियन सरफेस का रेडियस, यानी कि आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो एक स्टेप और उससे आप लोग बढ़ा देते हैं इसको, है ना, ये लिख देंगे ई इंटू एस इक्वल टू ये क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से एस का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ई और एस का वैल्यू हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, इधर आपका आ गया, इधर ये आपका क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहां से ई निकालना था मुझे, है ना, ई कितना आ जाएगा, ई इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, नहीं दिख रहा है, एक मिनट, उसको मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है,
तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ई का वैल्यू ई इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहां तक आप लोग नोट कर सकते हैं इसको, वीडियो को पॉज करके। ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लिए आप लोग। चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब देखिए ये जो फॉर्मूला आपका आया है ना, ये फॉर्मूला, इसको आप लोग गौर से देखिए। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये कहाँ का बता रहा है, तो आउटसाइड का, है ना। तो हम लोग उसको शॉर्टकट में आप लोग को समझने के लिए लिख देते हैं ई आउटसाइड। यहाँ पे ये ई आउटसाइड के लिए हो गया। फॉर्मूला क्या आया, तो Q बाई 4 इंटू आर स्क्वायर। इसी को हम लोग जो है ऐसे लिखते हैं 1/4 पाई ई नॉट या एप्सिलॉन नॉट और इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अब देखो ये फॉर्मूला आप लोग देखोगे तो ये कुछ जाना पहचाना सा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला जो है आप लोग के लिए नया नहीं है ना। आप लोग को मैंने पढ़ाया था ये एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, याद करो। एक पॉइंट चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है Q, ठीक है, और इस चार्ज से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, है ना, E इक्वल टू, मैंने वहां बताया था यहाँ पे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। आप लोग को याद आई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है ना, सेम है कि नहीं, है ना। तो ये किसके लिए है, पॉइंट चार्ज के लिए। पॉइंट चार्ज ना है तो ये फॉर्मूला भी हो जाएगा, है ना। यानी कि हम लोग इस पूरे चार्ज को जो कहां पे है, एक सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको हम लोग मान सकते हैं कि वो यहाँ पे सिचुएटेड है, इस पॉइंट पर रखा हुआ है ना। यानी कि पूरे चार्ज को आप यहाँ पे शिफ्ट कर दो पॉइंट चार्ज की तरह, है ना। तो ये पूरा चार्ज, है ना, वो यहाँ पे उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, है ना, जो अगर ये पूरा चार्ज यहाँ पे रखा था तो उतना बनता, है ना। कहने का मतलब कि इस चार्ज को आप यहाँ पे रख दो या उसके सरफेस पे रख दो, है ना, उस पॉइंट पे सेम फील्ड बनाएगा, सेम फील्ड, है ना। इसी चार्ज को अगर हम मान लेते हैं पॉइंट चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है तो उतना ही फील्ड बनाएगा, है ना, जो कि यहाँ बना रहा था। ठीक है, तो ये फॉर्मूला पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला के जैसा ही आ गया आपका। ठीक है, हाँ, और इसका डायरेक्शन आप लोग समझ सकें, है ना, इसका डायरेक्शन जो होगा वो आउटवर्ड होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप लोग उसको नोट कर लिए। चलिए अब इसका सेकंड केस देखते हैं, है ना। सेकंड केस में आ जाइए। सेकंड केस इसका हो जाएगा एट इनसाइड पॉइंट, एट इनसाइड पॉइंट। ठीक है, यानी कि अगर पॉइंट वो बाहर ना होकर के अंदर रहेगा तो कितना फील्ड होगा। ठीक है, इनसाइड पॉइंट में फील्ड निकालना हम लोग को, तो उसका डायग्राम अलग से बना देंगे, है ना। आप लोग उसको देखते रहिए। इसमें एक मिनट देखिए, एट इनसाइड पॉइंट, इनसाइड पॉइंट के लिए जैसे मान लीजिए कि ये वो स्फीयर है जो आप लोग का दिया हुआ स्फीयर, है ना, ये उसका सेंटर हो गया और ये उसका रेडियस आर मान लीजिए, रेडियस आर मैंने माना था, है ना। इसके सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है हर जगह, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, हमने इसको कर दिया, है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट इनसाइड पॉइंट, अंदर की किसी पॉइंट पे। मान लो कि पॉइंट आपका यहाँ है, यहाँ मुझे फील्ड निकालना है पी पॉइंट पर, है ना। यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां से ड्रॉ कर देंगे गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, उसमें बाहर से हुआ था, इसमें अंदर से हो जाएगा। ठीक है, तो अब जरा देखिए यहाँ पे अप्लाई करो इसका हाँ, ये पता समझ लीजिए, इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना मानते हैं, आर मानते हैं,
है ना, यहाँ मुझे फील्ड निकालना है, ठीक ना, और ये दिया हुआ है उसका रेडियस, ठीक है। तो इस केस में जो है ये r छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा, चूंकि अंदर आ गया ना, है ना। तो यहाँ पर लिखा जाएगा r इज लेस देन कैपिटल R, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ अप्लाई करेंगे गॉस लॉ, ठीक है। तो अप्लाइंग गॉस लॉ। अब आप यहाँ देख सकते हो गॉस लॉ में टोटल फ्लक्स बराबर होता है क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इसको आप लोग लिखते हो इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस इंटू कॉस थीटा। थीटा तो वही जीरो हो जाएगा, आउटवर्ड रहता है ना, यहाँ भी फील्ड कैसा होगा तो आउटवर्ड। तो एक मिनट एक काम करते हैं, पहले हम लोग इसको लिखेंगे, थीटा छोड़ दीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। अब क्यू नेट कितना है ये सोचने की बात है। तो क्यू नेट जो है इनसाइड चार्ज होता है ना, उस गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज। तो गॉसियन सरफेस हमारा ये है और चार्ज कहाँ पे है, उसके बाहर में है, तो अंदर में तो कोई चार्ज है नहीं, है ना। यहाँ पर क्यू नेट कितना हो गया, जीरो। तो जीरो हो गया तो 0 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये पूरा खत्म हो गया कहानी, है ना। अब उसको डिवाइड में लेकर जाएंगे तो पूरा खत्म कहानी, है ना। तो ई कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। एंगल कुछ भी हो, है ना, उसका एरिया कुछ भी, उससे क्या मतलब है, सब डिवाइड चल जाएगा तो पूरा खत्म, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो है ई इनसाइड कितना हो गया, तो जीरो हो गया, है ना। क्यों, तो बिकॉज देयर इज नो चार्ज इनसाइड द स्फीयर, ठीक है। बिकॉज there is no charge, because there is no charge inside the surface के अंदर हमारा कोई चार्ज नहीं है, इसलिए फील्ड क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। सिंपल सी बात याद रखना है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिए इसको। चलिए मैं इसको मिटा दूं। चलिए अब इसका एक लास्ट केस और पढ़ेंगे हम लोग। चलिए इसका लास्ट केस हो जाएगा ये एट द सरफेस पे देखना है ना। ये हो गया स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। अब इसी सरफेस के इसी पॉइंट पर, है ना, सरफेस किसी पॉइंट पर, है ना, यहाँ कहीं भी हो सकता है पॉइंट वो, है ना। तो सरफेस के किसी एक पॉइंट पे फील्ड कितना होगा ये मुझे फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर पॉइंट अब कहाँ चला गया, सरफेस पे चला गया ना। तो इस केस में ये डिस्टेंस जो है आर के बराबर हो जाएगा, है ना, यानी स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, ठीक है। तो अब देखिए ये केस काफी इजी हो जाएगा, है ना। आप लोग जानते हो कि फॉर्मूला उसका ई बराबर कितना हम लोग ड्राइव किए थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर का स्क्वायर, ये ना फॉर्मूला था, है ना। इस फॉर्मूला में आर के जगह पे आर पुट कर दीजिए, कैपिटल आर, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे पुट आर इक्वल टू आर। सरफेस पे जब पॉइंट रहेगा तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, उसके रेडियस के बराबर हो जाएगा, है ना। यानी कि इस केस में तब ई कितना आ जाएगा, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर का स्क्वायर, है ना। ये हो जाएगा सरफेस के लिए, ये तो इसको लिख देंगे ई सरफेस इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका हो गया लास्ट केस इसका। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आप लोग इसको नोट कर लिए, मैं मिटा दूं इसको, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो 3 केस आप लोग का क्लियर हो गया, है ना। इसमें उसको देखिए, पहला केस में मैंने पढ़ा था आउटसाइड पॉइंट के लिए, है ना। आउटसाइड पॉइंट के लिए ई आउटसाइड इसका आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ई इनसाइड का
0 आया था, ठीक है। और सरफेस के लिए ई सरफेस का आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आई इंटू क्यू बाई रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। ये 3 केस आया। अब इसको थोड़ा सा समझिए फिर से, देखिए एक हो गया स्फेरिकल सरफेस जिस पे चार्ज दिया हुआ था, है ना, ये पूरे पे चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने निकाला अंदर का फील्ड कितना आया, 0 आया, ठीक है। फिर सरफेस का फील्ड निकाला, सरफेस पे निकाला तो उसका इतना वैल्यू आया, सरफेस के लिए इतना, ठीक है। बाहर का निकाला, बाहर का तो वो इतना आया, है ना। अब आप लोग समझ सकते हो कि कौन सा फील्ड बड़ा होगा, कौन सा फील्ड छोटा होगा, है ना। तो जाहिर सी बात है, चार्ज से हम लोग डिस्टेंस बढ़ाएंगे, चार्ज से मेरा दूरी बढ़ेगा तो फील्ड घटेगा, है ना। दूरी कम होगा तो फील्ड कम हो जाएगा, फील्ड ज़्यादा हो जाएगा, है ना। यानी कि इस सरफेस पर जो फील्ड होगा सरफेस पे वो सबसे बड़ा होगा, है ना। और उसके बाद इस लाइन के बाद जो फील्ड आएगा वो सब क्या होगा, छोटा होता जाएगा, ठीक है। चूंकि दूरी बढ़ेगी ना, है ना, तो आउटसाइड में जो फील्ड होता है वो स्मॉलर देन फील्ड एट द सरफेस। जितना फील्ड सरफेस पर है उसका वो वैल्यू सबसे मैक्सिमम होता है, सबसे ज्यादा होता है ना। और आगे बढ़ेंगे तो उसका वैल्यू कम होता जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। यानी कि ये सबसे बड़ा हो गया और ये तो है छोटा होता जाएगा, ठीक ना। और सबसे कम 0 मतलब कहाँ पे हो गया, तो अंदर में कहीं भी जीरो, ठीक है। अब इसमें एक आता है उसका ग्राफ बनाने के लिए, है ना। तो हम लोग इस तीनों पॉइंट को ग्राफ से डील करेंगे, है ना, कैसे कैसे वैरी करता है, ठीक है। तो उसका हेडिंग लिख दीजिए, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिएशन, यहां पे देखना है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ डिस्टेंस, ठीक है। देखिए इसमें हम लोग y एक्सिस और x एक्सिस इस पे काम करेंगे, x एक्सिस और ये y, ठीक है। इस पे हम लोग इंडिकेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को यानी E को, और इस पे दिखाएंगे डिस्टेंस को यानी कि R को, ये R हो गया डिस्टेंस, ठीक है। देखो इसको एकदम सिंपल वे में समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे एक स्फीयर बना देते हैं, एक स्फीयर, ठीक है, एक स्फीयर बना दिया मैंने। अब इसको देखिए, ये स्फीयर यहाँ पे है, इस तरह का एक स्फीयर, ये स्फीयर, ये चार्ज स्फीयर हो गया, इस पे चार्ज है ना। अब इसको समझिए, तो यहां से आपका यहाँ पे सरफेस शुरू है, ये ना सरफेस है ना, सरफेस के अंदर आ जाएंगे तो ये इनसाइड हो गया, यानी कि ये आपका रिप्रेजेंट करेगा इनसाइड को, ये इनसाइड रिप्रेजेंट करेगा इनसाइड को, और ये हो गया आउटसाइड के लिए, है ना, आउटसाइड ये बाहर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो देखिए आप लोग समझ चुके थे, है ना, कि इन स्फीयर के अंदर में कोई फील्ड होता नहीं है, वो तो 0 होता है ना। तो 0 होता है तो यहाँ पे इसको डार्क कर देंगे, मतलब फील्ड का वैल्यू कितना हो गया, तो 0 हो गया, फील्ड ऊपर नहीं गया, हाई पे नहीं, है ना। और ये क्या आपका है, यहाँ पे सरफेस है, ये हो गया सरफेस वाला पॉइंट, ये सरफेस है, ठीक है। और सरफेस का जो फील्ड होता है सबसे मैक्सिमम होता है, है ना। यानी कि यहाँ पे जो है वो सबसे मैक्सिमम ग्राफ जाएगा, ये ऊपर तक ग्राफ जाएगा, ये मैक्सिमम, यहाँ का फील्ड क्या होगा, सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये ऊपर तक चला जाएगा, है ना। और उसके बाद हम लोग जाएंगे तो फील्ड क्या होगा, घटेगा, फील्ड घटेगा, है ना। यानी कि यहाँ से फिर फील्ड डाउन हो जाएगा, ये घट करके यहाँ आ जाएगा 0 पे आ जाएगा, इस तरह से, ठीक है। तो इसका ग्राफ हो गया, पहले कितना था, अंदर में रहेंगे तो फील्ड 0, सरफेस पे जब आएंगे तो मैक्सिमम हो जाएगा फील्ड, है ना। और जब बाहर जाएंगे तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे फील्ड क्या होगा, घटता जाएगा, ठीक है। तो इसका वेरिएशन हो गया इसमें, ठीक है। ग्राफ में आप लोग इसको मत बनाइएगा, है ना, हमने इसको बस आपको समझाने के लिए बना दिया था, अगर ग्राफ आती है एग्जाम में, है ना, तो उसमें इसको नहीं दिखाएंगे, ठीक है। ये ग्राफ आपका ये हो गया, शुरू में कितना है तो 0, है ना, फिर जब बढ़ेंगे आगे,
है ना, तो वो घटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए, है ना। आज यहीं तक छोड़ देते हैं, है ना, लेक्चर हम लोग का। और नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम क्या करेंगे, इस पर कुछ बेस्ट न्यूमेरिकल बताएंगे, है ना। और उसके पहले हम तो जो बताएंगे सो बताएंगे ही, है ना। और आप लोग भी आप ट्राई कीजिए घर पे, है ना। इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो एनसीईआरटी, ठीक है, इस पे जो क्वेश्चन है वो आपका है, एक क्वेश्चन होगा 1.22 और एक है 1.21, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आप लोग का दिया हुआ है एनसीईआरटी पे, एनसीईआरटी बुक में, ठीक ना, इस टॉपिक पे रिलेटेड हो, तो उसको बना करके देखिएगा आप लोग, ठीक है। और नहीं बनेगा तो आप लोग मुझे कमेंट में लिखिएगा, है ना। ठीक है, तो